हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी प्लस क्लास 10th की एनसीईआरटी। तो जो भी बच्चे क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी करना चाहते हैं, जो 9th 10th में है या किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल न्यू है तो आपके सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, हम ऑलरेडी हमारे आसपास के पदार्थ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का, उसमें एक वीडियो कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th और 10th की, आप देख सकते हैं। उसमें हमने पदार्थ के बारे में देखा, पदार्थ क्या है, किन चीजों से मिलकर बना होता है, कैसे हम कहेंगे कि पदार्थ है क्या है, बहुत सारी चीजों को हमने समझा। आज हम देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं को, कि पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। अब मूल रूप से देखेंगे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस होता है, द्रव अवस्था होती है और गैस अवस्था होती है। हर चीज को देखिए, कोई भी चीज ऐसे नहीं बोली जा रही है कि मैं आपको बोलूं पदार्थ की ठोस अवस्था होती है। हर चीज को समझाने के लिए आपके एनसीईआरटी में क्रियाकलाप दिया गया है। अपने क्रियाकलापों को देखिए, समझिए और जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए। सभी बच्चों के पास एनसीईआरटी होनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। पीडीएफ के लिए जो भी पीडीएफ चाहता है वो चैनल से जुड़ें, क्योंकि पीडीएफ जो है वो चैनल के सब्सक्राइबर के लिए है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे पदार्थ की क्या अवस्थाएं, क्या पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की अवस्थाएं मैंने आपको कितनी बताई? 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। एक होता है ठोस अवस्था, क्या होती है? एक होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था। एक क्या होती है? ठोस अवस्था। दूसरी होती है द्रव अवस्था, जिसको आप लिक्विड फेज बोलते हैं। तीसरी होती है आपकी गैस अवस्था। तीनों में अंतर क्या है, हम कैसे बोल रहे हैं कि कौन सी अवस्था क्या है आपकी ठोस है, कौन सी आपकी द्रव है और कौन सी आपकी गैस अवस्था है। तो सबसे पहले मैं एक बेसिक नॉलेज पर, जो आपको पता होगा उसके आधार पर एक डायग्राम आपको बना के दिखा रही हूँ। आपने उसके अकॉर्डिंग समझना है। देखिए, ठोस जो होता है, कोई भी चीज ठोस है, एक मान लीजिए ये कोई ठोस पदार्थ है, इसमें जो है पदार्थ जो भरे होंगे जिनसे ये मिलकर बना है, वो क्या है? बहुत ही पास पास है, मतलब उनमें गैप बहुत ही ज्यादा क्या है? कम है। जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच क्या है? बहुत ही वो सघनता से पैक है। उनके बीच जो आपका बल है या जो स्थान है, रिक्त स्थान, वो क्या है? बहुत कम है। कोई दूसरा पदार्थ वहां पर एंटर नहीं कर सकता। इस तरीके से वो व्यवस्थित है, मतलब दूसरे ठोस। जबकि हम देखते हैं कि इनके बीच में रिक्त स्थान है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि रिक्त स्थान है, हमने लास्ट क्रियाकलापों में देखा है। तभी तो पदार्थ क्या होते हैं, एक दूसरे में क्या कर पाते हैं? विसरण कर पाते हैं। विसरण क्या है? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में घुल जाने, मिल जाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर क्या है? बहुत कम रिक्त स्थान है, लेकिन बहुत कम है। जो अगर आकर्षण बल, इन जो कणों को जो इस बल ने जोड़ रखा होगा, वो आकर्षण बल क्या है? बहुत ज्यादा है। फिर जब हम बात करते हैं द्रव की, द्रव अवस्था की तरफ आते हैं, तब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान थोड़ा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? रिक्त स्थान थोड़ा बढ़ जाता है। पदार्थ के कणों के बीच जो जगह है, खाली जगह है, वो थोड़ा आपको खुला खुला दिखाई देगा। लेकिन जब हम गैस अवस्था में आते हैं, तब आप देखेंगे कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, या कोई भी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा कि एक निश्चित रूप में हो। यहाँ पर आपको गति दिखाई देती है, आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा रिक्त स्थान है, वो पदार्थ के कण इधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई एक व्यवस्थित नहीं है। अब आते हैं सबसे पहली अवस्था पे, जो है आपकी ठोस अवस्था। आपकी एनसीईआरटी में आपको समझाने के लिए ठोस अवस्था को क्रियाकलाप 1.9 दिया गया है, 1.9 दिया गया है पदार्थ की पहली अवस्था को बताने के लिए, जो कि क्या है? ठोस। क्या है? ठोस अवस्था, या फिर आप जिसको बोलेंगे सॉलिड फेज, ठोस अवस्था। तो यहाँ पर समझेंगे, आपको बोला गया है ठोस अवस्था, इसको क्या बोलेंगे आप? सॉलिड फेज। यहाँ पे आपको बोला है आपने अलग अलग पदार्थ लेने हैं। जैसे आप मान ले, आपको क्या लेनी है? किताब लेनी है, एक पेन लेना है, और क्या करना है?
आपने उनका क्या करना है, चित्र बनाना है। जो भी किताब पेन लेना है, इसका क्या करना है, चित्र बनाना है। पदार्थ की अवस्थाओं में आपका एक्टिविटी देखेंगे 1.9 है, किताब, पेन, सुई और लकड़ी की छड़ लेनी है। आप उसका क्या करना है, आपको चित्र बना के देखना है। जो सामान आपको बोला गया है वो आप ड्रॉ करेंगे, तो उसका आप चित्र बना के देखेंगे, किताब, पेन और आपका क्या, सुई वगैरह का। और फिर उसको आप एक कागज पे रख के उसके क्या करेंगे, चारों तरफ आपने आउटलाइन करनी है। इस तरीके से चारों तरफ क्या करनी है, आउटलाइन करती है। और ये प्रोसेस आपने 2 से 3 बार उसको क्या करना है, करके देखना है। तो ये इस तरीके से, मतलब जो भी आप ले रहे हैं, सुई लेंगे तो उसका बनेगा, आपने पेन लिया है तो उसका बनेगा, किताब लेंगे तो उसका बनेगा, लकड़ी की छड़ लेंगे तो उसका बनेगा। तो ये चीज आपको क्या दर्शाती है, 3 से 4 बार भी करेंगे तब आपको सेम उसका क्या दिखेगा, साइज दिखेगा। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी बोलती है ये जो सारे उदाहरण जो आपको दिए गए हैं वो किसके हैं, ठोस चीजों के हैं। क्योंकि आप देखें मेरे हाथ में जो ये मार्कर है, इस मार्कर का क्या है, क्या ये ठोस है, हाँ ये ठोस है। क्यों पहचाना, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये ऐसे पदार्थ से मिलकर बना है जिनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम है और इसका क्या है, आकार निश्चित है। मैं इस पे कोई प्रेशर लगा रही हूँ तो ये टूट तो जाएगा लेकिन इसका आकार नहीं बदलेगा। भले ही ये टूट जाए और मैं कई बार अगर इसका डायग्राम चित्र बनाऊंगी तब भी क्या है, वो सेम ही आएगा। तो देखिए आपके एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होती है। मतलब आप इसको संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए बाह्य बल लगाने पर ठोस की आकृति क्या है, बनी रहती है। ठोस अपनी आकृति को नहीं बदलते हैं। कि किताब पे कोई आप बाह्य प्रेशर देंगे तो क्या वो चेंज हो जाएगा, अगर आपका इस तरीके से किताब का आकार है तो क्या वो गोल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। भले ही वो टूट जाए, फट जाए, लेकिन वो क्या होगा, आकार अपना नहीं बदलेगा। उनका क्या है, एक निश्चित आकार है। फिर देखेंगे बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, ठोस जो होते हैं आपके। फिर देखेंगे, अब देखिए कुछ चीजें आपको कुछ बोलने के लिए देखा गया है। जैसे आप देखें, आपको पूछा गया है कि आप एक रबड़ बैंड को लें, आप एक क्या, रबड़ बैंड को लें, जो रबड़ बैंड जिससे चोटी वगैरह बांधी जाती है, या दूसरा कोई रबड़ बैंड जो खींच सकता है। तो देखिए क्या वो ठोस है, हाँ वो ठोस है, क्योंकि उसका एक निश्चित आकार है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसका आकार चेंज कर सकते हैं। आप खींच सकते हैं तो उसका आकार चेंज हो जाता है, लेकिन जब आप उससे वो प्रेशर हटाते हैं, जब आप उसको खींच रहे हैं, एक बल दे रहे हैं, तो वो क्या है, उस बल से, उस प्रेशर से क्या है, वो क्या कर रहा है, अपना अंदर अपना आकार चेंज कर ले रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसको हटाते हैं वो अपने वापस उस आकार में आ जाता है। या ज्यादा ही आप बल देंगे तो वो टूट जाएगा। लेकिन वो क्या है, वो भी एक ठोस है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो दृढ़ नहीं होते। अभी हमने देखा क्या है, ठोस दृढ़ होते हैं, उसमें क्या है, थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई पड़ती है। फिर दूसरा पूछा गया है, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखे जाने पर चीनी और नमक जो होते हैं उन्हीं का आकार ले लेते हैं। तो ऐसा क्या, ये क्या बोल सकते हैं कि अभी तो हमने क्या बोला, ठोसों का निश्चित आकार होता है, वो अपने आकार चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप एक चीज ध्यान देखें, जब चीनी के दाने को आप देखेंगे, आप भले ही उसे अपने हाथ में रख लें, आप किसी कटोरी में रख लें, आप किसी भी जगह पर उस पर रख लें, क्या उसके जो क्रिस्टल हैं, जो दाने हैं नमक या चीनी के, क्या वो अपना आकार बदल रहे हैं, वो अपना आकार नहीं बदल रहे हैं। वो ठोस का ही उदाहरण है, ठीक है। फिर आपको पूछा गया है, स्पंज क्या है, ये ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। तो यहाँ पर समझिए, जो इस पर अभी हमने देखा कि इनमें नगण्य संपीड़ितता होती है ठोस में। लेकिन एक उदाहरण हम देख रहे हैं, जो स्पंज है, ये क्या होता है, पॉरीफेरस संघ का एक जीव है स्पंज। उसमें आपको संपीड़ितता दिखाई पड़ती है, तो वो क्यों, उसमें क्या होता है, स्पंज जो पॉरीफेरा है, पॉरीफेरा का मतलब ही होता है पोर, मतलब जिनके शरीर में छिद्र होते हैं। तो क्या होता है, उसमें पानी वगैरह भर जाता है, तो उसमें क्या होता है, संपीड़ितता आपको दिख सकती है, लेकिन वो भी क्या है, एक ठोस है। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे थे डाउटफुल, तो उसका भी यहाँ पर आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। ये सभी ठोस ही हैं, जो भी हमने देखा वो क्या है, सब ठोस ही हैं।
फिर देखिए अभी हमें क्या पता चला ठोसों के बारे में। ठोसों का जो आकार होता है, आकार क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, आकार निश्चित होगा और इनका आयतन भी निश्चित होगा। क्या होगा, आकार और आयतन निश्चित। क्या है, आकार और आयतन निश्चित। निश्चित आकार या निश्चित आयतन, ये भी आपने ध्यान रखना है। मतलब किसी और बर्तन में जाकर ये उसका आकार नहीं ले लेते हैं, इनका खुद का क्या है, आयतन होता है, खुद का निश्चित आकार होता है। फिर दूसरी चीज हमने क्या देखी, दृढ़ होती है। लेकिन कुछ हम देख सकते हैं कि कुछ दृढ़ नहीं होते हैं। जैसे हमने रबड़ बैंड का उदाहरण लिया कि वो क्या है, एक ठोस है लेकिन उसमें दृढ़ता कम है। ये आपके ठोसों के क्या है, कुछ लक्षण है। और ये भी आपने ध्यान रखना है, इनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। ये हम देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। और जो आकर्षण बल होता है, जो बल, जो अंतरा आणविक बल होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। मतलब इनके जो कण होते हैं, जिन कणों से पदार्थ मिलकर बना है, उनके कणों के बीच रिक्त स्थान कम होता है। वो आपस में बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है उनमें, ठीक है। और ठोस अपना आकार नहीं बदलते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी का क्रियाकलाप 1.9 1.9 के द्वारा आपको समझाया गया है। फिर देखते हैं, आपको बताया गया है अब दूसरा जो आपने लेना है उदाहरण, वो है आपका द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के लिए आपको जो दूसरी क्रियाकलाप बताई गई है वो क्या है, आपकी 1.10 1.10 द्रव अवस्था 1.10 आपकी क्या है, आपकी एक्टिविटी क्रियाकलाप है, जिसमें आपको बोला गया है। देखिए चीजों को समझिए, आपने क्या लेना है, जल लेना है, खाना पकाने का तेल, जो भी तेल आप खाना पकाने में यूज करते हैं, और सरसों का तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, जो भी। और आपने क्या लेना है, दूध लेना है, जूस लेना है, और क्या लेना है, शीतल पेय। तो देखिए इस चीज को समझिए, ये सब क्या है, ये सब द्रव के उदाहरण है। हम अपनी नॉर्मल जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जानते हैं। ये सब क्या है, जल है। जल मतलब द्रव है, द्रव चीजें हैं ये सारी। तेल भी आपका द्रव है, आपका जूस भी द्रव है। आप देखेंगे कि क्या लिया गया था, और जल, ये सब क्या है, आपके तरल चीज को दर्शाते हैं, तरल है। अब आपने आगे क्या करना है, विभिन्न आकार के बर्तन प्रयोगशाला में के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने से क्या होगा, किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। अच्छा एक चीज समझिए, आपने क्या लिया, 50 ml आप मान लेते हैं, या इस तरीके से नाप के आपने यहाँ पर ये 50 ml निशान है, यहाँ पर एक क्या लिया है, द्रव लिया है। अब आपने क्या करना है, ये द्रव यहाँ पर तो आपको दिख रहा है कि निशान लगा है 50 ml, इतना द्रव आपने लिया है, तो ये यहाँ पर इतना फिल हुआ है 50 ml में। ऊपर 100 ml होगा, जैसे आप देखते हैं ना दवाई की शीशी के ऊपर एक कैप आता है, उसमें आपको बताया जाता है कि 2.5 ml लेना है। इस तरीके से हमने देख लिया कि 50 ml वाटर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग आकार के बर्तनों में डालते हैं। जैसे एक इस आकार का हो गया, एक हम देखेंगे कि इस आकार का ले लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब आकार का ले लेते हैं, एक क्या करते हैं, गोल आकार का, कुछ इस तरीके से बाउल वगैरह ले लेते हैं। तो क्या जो ये 50 ml है, आप इसको जब डालेंगे तो क्या ये सब में बराबर आएगा, नहीं भाई। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसका आकार पतला है तो 50 ml यहाँ कहीं जाएगा, आप देखेंगे इसका आकार इस तरीके से फैला हुआ है तो 50 ml नीचे ही रह जाएगा। फिर आप देखेंगे इसमें कहीं आप मान लें कि 50 ml यहाँ आ रहा है, और इस बीकर में 50 ml क्या है, यहाँ आ रहा है। तो आप तीनों चारों जो आपने बर्तन लिए हैं, जितने भी तरह के, आप देखेंगे कि उसमें 50 ml अलग अलग प्रकार से क्या है, भरा गया है, क्योंकि उनका आकार अलग अलग था। तो इसलिए इसका कोई निश्चित आयतन या आकार, निश्चित आयतन तो है क्योंकि ये स्थान तो घेरता है, लेकिन कोई निश्चित आकार नहीं है। इसको जिस बर्तन में डालेंगे, आप भले ही एक मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उस बर्तन के अकॉर्डिंग अपने क्या करेगा, आकार को कर लेता है। ये हमें समझ आया हमारी एक्टिविटी 1.10 से।
प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए यह उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं है, तरल है। ठीक है, अब ये देखिए, अब दूसरी चीज हमने देखी थी द्रव। जल को हम जानते हैं कि क्या है, विलायक बोला जाता है, मतलब सभी चीजें इसमें घुल सकती हैं। हम 80% तक मान सकते हैं कि सभी चीजें क्या है, जल में घोली जा सकती हैं। हम पीछे भी एक्टिविटी क्रियाकलाप हमने जो देखा था 1.4 और 1.5 में हमने क्या देखा था कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। यहां तक कि हम बोले कि द्रव जो होते हैं, विसरण क्या है, एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ की घुलने की प्रक्रिया क्या है, विसरण है। तो आप देखेंगे कि जो द्रव है उसमें सभी का विसरण संभव है। आप देखेंगे द्रव के अंदर द्रव भी मिल जाएगा, द्रव के अंदर आपको ठोस भी घुल जाएगा और द्रव के अंदर आपका क्या है, गैसें भी घुल जाएंगी। आप देखते हैं कि जो जलीय जंतु होते हैं उन्हें भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना। जो समुद्री जंतु होते हैं तो वो क्या होता है, जो आपकी पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली होती है वो उसका यूज करते हैं। आप देखते हैं कि जल, आप देखें वाटर किससे बना होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो मतलब जो जल है द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था में तीनों अवस्थाओं का विसरण संभव है। ये चीज ध्यान रखना, आपकी एनसीईआरटी की लाइंस हैं ये। फिर देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं आपकी एक्टिविटी की तरफ, जो कि क्या है, एक्टिविटी 1.11 है और किस लिए है, गैसीय अवस्था को दर्शाने के लिए है। किस लिए है, गैसीय अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है, गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था, गैसेस फेज। ठीक है, तीसरी अवस्था क्या है, गैसीय अवस्था। इसमें हमने हमारे बेसिक नॉलेज से देखा था जो कणों का आकार होता है, पदार्थ के कणों का जो आप देखेंगे कि वो बहुत दूर दूर, इनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है, वो रैंडमली इधर उधर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। अब इस एक्टिविटी को समझने के लिए इंजेक्शन सभी ने देखा है, इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है सभी के कभी ना कभी इंजेक्शन लगा होगा। आपने वो सुई वगैरह नहीं हटा देनी है, सिर्फ सिरिंज को देखना है। आप उसमें क्या करेंगे, आपने अलग अलग सिरिंज लेनी है। सबसे पहले जो उसका ये यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से मान लेते हैं, ये सिरिंज रही है आपकी, ये जो आपका पार्ट है ना, यहाँ पर आपने एक कॉर्क का ढक्कन सा लगा देना है, कॉर्क का रबड़ सा लगा देना है, और जिसका पिस्टन है आपने उस पिस्टन को अलग कर देना है, निकाल देना है, और यहाँ से बिल्कुल इसको आप कवर कर देंगे। अलग अलग लेंगे, तीनों को अलग अलग निकाल देंगे, 3 लेने हैं। जब इस पिस्टन को निकालेंगे, एक में आपने कोई भी ठोस पदार्थ भरना है, आप मान लें कोई चौक भर लें, कोई चीनी, नमक, कुछ भी ठोस पदार्थ डालना है। दूसरे में आपने लिक्विड डालना है, तीसरे में आपने गैस डालनी है, और फिर उस पिस्टन को दोबारा लगा देंगे। अब जब आप देखेंगे, आप कुछ भी वैसलीन वगैरह का यूज कर सकते हैं कि वो आराम से हो जाए। जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे, जब आप उसको जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, इस तरीके से फिर प्रेशर करेंगे उसके पिस्टन को, तो आप देखेंगे जो गैस था उसमें तो तुरंत से आपका पिस्टन हो जाएगा, एकदम से अंदर चला जाएगा वो। लेकिन जो द्रव था उसमें थोड़ा फोर्स, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ठोस में एक टाइम पर आकर वो रुक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गैसों की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, संपीड़ितता की ज्यादा होती है। तभी तो जो हमारे घर में सिलेंडर हैं जिसमें एलपीजी गैस होती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, उसके जो मुख्य अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं, जो एलपीजी के हम खाना बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो गैस का जो गुण होता है वो क्या होता है, संपीड़ित करने का बहुत ज्यादा होती है उसकी प्रॉपर्टी। तो यही आपको समझाया गया। देखिए 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रखकर उसी तरीके से आपने करना है। देखिए यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश क्या की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए समझिए, आपके जो घर, हमने देखा कि ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। हमारे घरों में खाना पकाने में उपयोग की जाने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है।
क्योंकि अभी देखा है ना उससे पिस्टन से वो कितना ज्यादा संपीड़ित हो रहा था। तो इसलिए तो हम जो खाना पकाने वाला जो हमारा सिलेंडर है उसमें देखते हैं बहुत सारी गैस आ जाती है, जबकि वो सिलेंडर का साइज जितना होता है उससे ज्यादा उसमें गैस आ जाती है, क्योंकि हम उसको प्रेशराइज कर करके उस पर प्रेशर लगा लगा के क्या कर देते हैं, उसको संपीड़ित कर देते हैं। और हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं, हमने कोरोना टाइम में देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर यूज हो रहे थे, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही थी। तो वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर में भी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है उसमें आपका संपीड़ित करने की क्या होती है, पावर ज्यादा होती है गैसों में। उसी तरीके से आजकल देखते हैं सीएनजी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, वाहनों में भी आप देखते हैं कार्स वगैरह भी लॉन्च हो रही हैं, सब अपने अपनी कार वगैरह भी अब ज्यादातर सीएनजी में ही यूज कर रहे हैं। तो वो भी एक गैस है। हम क्या कर सकते हैं, इसके इस गुण के कारण ज्यादा गैस को ज्यादा आयतन एक कम आयतन वाले बर्तन में उसको डाल सकते हैं, संपीड़ित कर करके। ठीक है, तो यही है आपका। फिर आपसे पूछा गया है कि अगर खाना खाने की जो गंध है वो आप तक कैसे पहुंचती है। तो देखिए कैसे पहुंचती है, अगर किचन में खाना बन रहा है तो आप बहुत दूर से बता सकते हैं कि वहां पर क्या बन रहा है। स्मेल से आप बता सकते हैं कि मम्मी आज ये बना रही है, दीदी आज वो बना रही है, जो भी घर में कुकिंग करता है उसको बता सकते हैं। तो आप क्योंकि जो स्मेल के जो कण है, जो खुशबू थी, जो गंध थी, वो क्या है, दूसरे जो वायु के कण हैं उसके साथ मिलके आपके पास तक पहुंच गए। तो यही तो विसरण का उदाहरण है। विसरण इसी प्रकार से तो होता है, एक कणों का दूसरे कणों में मिलने की क्या है, क्रिया को ही आप विसरण कहते हैं। जैसे परफ्यूम का उदाहरण देखते हैं, एक कोने में स्प्रे कीजिए, दूर तक आपको स्मेल आएगी उसकी, लेकिन खाने की स्मेल बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि जो खाने से जो वाष्प निकल रही है वो क्या है, गर्म निकल रही है, और जो भोजन के जो कण होते हैं वो भी उसमें समावेशित होकर पूरे दूर तक फैल जाते हैं। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। एक्टिविटी जरूर देखनी है आपने, ये 1.11 है, 1.11 आप इसको बोल सकते हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर की 11वीं आपकी क्या है, क्रियाकलाप है। ये चीज आपने ध्यान रखनी। देखिए आप जो भी नोट्स चाहते हैं या जो भी आप पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस पर जाकर लिंक से टेलीग्राम पर पहुंचिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। जो भी बच्चे बाद में अगर ज्वाइन करते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है, तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड है, आप बता सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से इसे 1K तक पहुंचा दीजिए, फिर आपकी क्लासेस बहुत अच्छे से चलेंगी। उस चीज के लिए अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। थैंक यू।